गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया था। अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को 3 टाइप से क्लासिफाइड करा दें। फर्स्ट आपके पास था ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड था होमोलोगस सीरीज या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं आप, और थर्ड आपके पास था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नेबरिंग कार्बन एटम्स कितने हैं उसके अकॉर्डिंग आपने उसको क्लासिफाई किया। अब आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में मैं अगर बात करूं तो आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कॉमन नेमिंग सिस्टम के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा डेरिवेटिव के बारे में, और थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने IUPAC के बारे में। 11th में अगर अपन बात करें तो लार्ज स्केल पे देखते हैं कि कॉमन नेमिंग सिस्टम भी सबसे ज्यादा बड़ा है, फिर आपके पास आ जाता है डिराइव्ड नेमिंग सिस्टम या डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम, और उसके बाद अपन बात करेंगे किससे, IUPAC से। तो मान लीजिए कि कॉमन नेमिंग सिस्टम भी 2-3 दिन में खत्म होगा, इससे पहले खत्म होगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला ही कॉमन नेमिंग सिस्टम। तो अपन स्टार्ट करेंगे कॉमन नेमिंग सिस्टम, या अपन कहेंगे इसको ट्राइवल नेमिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो जनरली अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट आपके पास आता है ट्राइवल और कॉमन नेमिंग सिस्टम, सेकंड आता है आपके पास डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम, और थर्ड वन आता है आपके पास IUPAC नॉमेनक्लेचर। टाइप स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से टाइप है, कॉमन में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को, या फिर बात करेंगे उसके बाद में डेरिवेटिव में कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, या उसके बाद में अपन बात करेंगे कि IUPAC के क्या क्या रूल्स हैं, किसके अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेचर होता है। जितनी ज्यादा नॉमेनक्लेचर की अपन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा नॉमेनक्लेचर अपना क्लियर होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लियर होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, कैसे उसका नाम करना है, कैसे उसको नेम देना है, वो सारी चीजें अपन पे डिपेंड है। आइए अपन स्टार्ट करते हैं IUPAC और डेरिवेटिव और कॉमन। तो नॉमेनक्लेचर की अगर अपन बात करें, यहाँ पे 3 मेथड है नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले आपके पास आता है ट्राइवल और कॉमन नेमिंग सिस्टम। कॉमन नेमिंग सिस्टम। सेकंड आपके पास आता है डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम, और थर्ड वन आपके पास आता है IUPAC नेमिंग सिस्टम। आपने 10th में भी IUPAC पढ़ी थी, बट वो बहुत ज्यादा कम थी, उसमें आपने 3 या 4 या 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा, इससे ज्यादा आपने नहीं पढ़ा था। IUPAC नेमिंग सिस्टम में बात करें, ट्राइवल या कॉमन नेमिंग सिस्टम किस पे बेस्ड होती है। अगर मैं ट्राइवल या कॉमन नेमिंग सिस्टम की बात करूं तो ये आपके पास कोई भी आपके पास कंपाउंड है, उनके सोर्स पे, उनकी प्रॉपर्टीज पे, उस पर डिपेंड करती है कि किसने इसको डिस्कवर करा है ना। या तो सोर्स पे डिपेंड करेगा, या प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, या आपके पास किसने यानी कि कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर करा है, उस पर डिपेंड करती है आपके पास ट्राइवल और कॉमन नेमिंग सिस्टम। सेकंड बात करें डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम की, कि डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम में क्या है। डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम में ये माना जाता है कि जितने भी आपके पास कंपाउंड, मतलब कोई एक पर्टिकुलर आप फंक्शनल ग्रुप ले लीजिए, जैसे CH4 ले लिया, तो CH4 का फर्स्ट मेंबर कौन सा हो गया कि सर एल्केन का फर्स्ट मेंबर कौन सा हो गया कि सर मिथेन हो गया। तो बाकी जितने भी आपके पास एल्केन आएंगे उनको मिथेन का डेरिवेटिव मानेंगे, इनको आप मिथेन का डेरिवेटिव मानेंगे। दोबारा बताता हूँ, डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम में क्या पढ़ना है कि कोई भी आपके पास फंक्शनल ग्रुप है, चाहे एल्केन है, चाहे एल्कीन है, चाहे एल्काइन है, चाहे आपके पास अल्कोहल है, चाहे आपके पास एसिड है, उसका जो फर्स्ट मेंबर होगा उसको अपन पेरेंट लेके बाकी जितने भी मेंबर है उनको उस पेरेंट का डेरिवेटिव मानते हैं। ये कहा करते हैं डेरिवेटिव नेमिंग सिस्टम। नेक्स्ट बात करें अगर IUPAC नेमिंग सिस्टम की, तो सर IUPAC नेमिंग सिस्टम क्या होता है। तो IUPAC नेमिंग सिस्टम में अपन क्या करते हैं कि जो IUPAC के रूल्स हैं
उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड जो भी है आपको दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका अपन नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो वो रूल से अपन बहुत टाइम के बाद अपन देखेंगे। पहले सबसे पहले अपन आज स्टार्ट करेंगे ट्रैवल नेमिंग सिस्टम और कॉमन नेमिंग सिस्टम। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपके पास आता है ट्रैवल और कॉमन नेमिंग सिस्टम। ट्रैवल और कॉमन नेमिंग सिस्टम किस किस चीजों पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन सोर्स, प्रॉपर्टीज एंड नेम ऑफ डिस्कवरर। कि किसने इसकी कंपाउंड की डिस्कवरी की है उस पर डिपेंड करता है। कि सर कैसे? कि जैसे मैं बात करूं कि मेरे पास है HCOOH, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहूंगा, क्यों कहूंगा? क्योंकि इसका जो सोर्स है, टेबल के फॉर्म में एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड सोर्स। तो पहली चीजें जो है वो अपन सोर्स की बेसिस पे पाते हैं। कि जैसे आपके पास आ गया CH4, इस CH4 को आप क्या कहते हो? कि सर हम इससे कहते हैं मास गैस। इसे हम कहते हैं मास गैस। क्यों कहते हैं मास गैस? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन मार्सी एरिया। तो इसका सोर्स क्या हो गया आपके पास? मार्सी। फिर बात करें कि मेरे पास है HCOOH, इसको अपन कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो आप क्या कहोगे? फॉर्मिक एसिड। क्यों कहते हैं फॉर्मिक एसिड? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन रेड आर्ट। मेरे पास आ गया एसिटिक एसिड CH3COOH, तो मैं क्या कहूंगा? एसिटिक एसिड। क्यों कहूंगा एसिटिक एसिड? बिकॉज इसका सोर्स आपके पास क्या रहता है? विनेगर, जिसे अपन एसिटम भी कहते हैं। जैसे आपके पास आ गया एसिटिक एसिड के बाद वुड स्प्रिट यानी कि CH3OH, इसको अपन कहते हैं वुड स्प्रिट। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फॉर्मेशन होता है, इसका जो सोर्स अपन कह सकते हैं, बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड। फिर आ गया आपके पास जैसे C2H5OH, इसको कहते हैं ग्रेन स्प्लिट। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आपके पास सोर्स क्या होता है? कैसे इसका फॉर्मेशन होता है? यह होता है बाय फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जैसे आपके पास आ गया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड जो है वो कहाँ से मिलता है अपने को? वो मिलता है लैक्टम यानी कि मिल्क से। बात करना अगर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन, मैलिक एसिड को मैलिक एसिड क्यों कहते हैं? बिकॉज ये मिलता है आपके पास एप्पल से। और बात करें आपके पास हो जाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को सिट्रिक एसिड क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका सोर्स जो है वो सिट्रस फ्रूट है। तो सिट्रस फ्रूट से आपको सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसमें आपके पास सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो उसको अपन ने क्या कह दिया? सिट्रिक एसिड। तो कॉमन नेमिंग में सबसे पहले आपके पास आता है ऑन दिस बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स की बेसिस पे यानी कि कंपाउंड आपको कहाँ से मिला है उसकी बेसिस पे उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। CH4 मास गैस, HCOOH फॉर्मिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड, CH3OH आपके पास वुड स्प्लिट, C2H5OH आपके पास ग्रेन स्प्लिट। और आपके पास और आ जाते हैं कि जैसे मान लीजिए ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का प्लांट ऑक्जेलिक एसिड जो है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? कहाँ से होता है? ऑक्जेलिक प्लांट से।
ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि भैया ये टोमेटो में भी प्रेजेंट हो। बात करें यूरिया की, NH2CO NH2, ह्यूमन यूरिन में कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया भी प्रेजेंट होता है, तो NH2CO NH2 आपके पास क्या होगा कि इसको अपन ने क्या कह दिया, यूरिया। तो ये तो बात थी कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि सोर्स के बेसिस पे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं वो मैंने आपको बताया। बात करें प्रॉपर्टीज के बेसिस, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे देखें तो आपके पास आ गया जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ग्लूकोज आ गया। इस ग्लूकोज को ग्लूकोज क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो ग्रीक में मीनिंग है ग्लाइकस, ग्लाइकस को अपन क्या कहते हैं, स्वीट। और ग्लूकोज की भी नेचर कौन सी होती है आपके पास, ये स्वीट होता है, इसके कारण से इसको अपन क्या कहते हैं, ग्लूकोज। C6H12O6 को अपन क्या कहेंगे, ग्लूकोज को। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी क्योंकि ये स्वीट इन नेचर होता है। अब मैंने कहा नेम ऑफ डिस्कवरर, यानी कि किसने उसकी डिस्कवरी की है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे आपके पास आ गया RMGX, RMGX को अपन कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बिकॉज इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी डिस्कवरी की थी विक्टर ग्रिग्नार्ड जी। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसकी डिस्कवरी की, इसके कारण से इसको आप क्या कहते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सर आर का मीनिंग क्या है, आर आपके पास क्या हो सकते हैं, आर आपके पास हो सकता है CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, ये आपके पास क्या होते हैं, आर। अब इनके बारे में बात करेंगे कॉमन नेमिंग सिस्टम में ही। इनको अपन रेडिकल्स कहते हैं, हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। कैसे फॉर्मेशन होता है अपन देखेंगे। RMGX, एक्स आपको पता है क्या रहेंगे, एक्स आपके पास एलोडेंस, जैसे RMgCl हो गया, CH3MgCl हो गया, तो इसको अपन क्या कहेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहेंगे। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों कहते हो, क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। तो साइंटिस्ट के नाम पे कंपाउंड का नाम दिया गया। एक और आपके पास आ गया जैसे R2ZN, R2ZN को अपन कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। क्यों, क्योंकि जो इसकी डिस्कवरी है वो किसने करी थी, वो फ्रैंकलैंड ने करी। तो ट्रैवल नेमिंग सिस्टम में अपन, या कॉमन नेमिंग सिस्टम में जो है, मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके पास कंपाउंड्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया हुआ है, उनका नॉमेनक्लेचर किया हुआ है उनके सोर्स की बेसिस पे, उनकी प्रॉपर्टीज की बेसिस पे, और नेम ऑफ डिस्कवर की बेसिस पे। सोर्स के बेसिस पे देखें तो मैंने आपको बताया था, जैसे आपके पास आ जाते हैं, है ना, वुड स्प्लिट आ गया, ग्रेन स्प्लिट आ गया, मैलिक एसिड आ गया, टार्टरिक एसिड आ गया, सिट्रिक एसिड आ गया। तो ये सारे किसके हो गए आपके पास, सोर्स के बेसिस पे। ग्लूकोज आ गया, वो आपके पास आ गया प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। ये आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ये किसके बेसिस पे आ गए, नेम ऑफ डिस्कवरर, जिसने भी इनकी डिस्कवरी करी है उसके बेसिस पे इसका नॉमेनक्लेचर। अब बात करें कि सर ये तो हो गया सॉरी कॉमन नॉमेनक्लेचर, जो भी आपके पास कंपाउंड जो है नॉमेनक्लेचर जो है वो उनका हो गया। अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन आ जाए या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स आ जाए, जैसे कुछ कंपाउंड है, वो कंपाउंड जो है वो अपने को उनका फॉर्मेशन हुआ, सोर्स के बेसिस पे अपन ने देख लिया, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अपन ने देख लिया, या अपन ने नेम ऑफ डिस्कवरर के बेसिस पे देख लिया। अब मान लीजिए कि आपके पास हाइड्रोकार्बन आ गए और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स आ गए। हाइड्रोकार्बन आपको पता है क्या होता है, कि वो कंपाउंड जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, एक तो उनका नॉमेनक्लेचर। एक वो कंपाउंड जिनमें आपके पास कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ ना कुछ उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फंक्शनल ग्रुप। तो कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहेंगे। तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। वो भी आपके पास कहाँ आता है, कॉमन नेमिंग सिस्टम में। तो यूं अगर देखें कि कॉमन नेमिंग सिस्टम,
इस कॉमन नेमिंग सिस्टम को अपन दो टाइप में पढ़ेंगे कि कैसे सर, कि पहले इसमें अपन देखेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें किस किस की नेमिंग आएगी आपके पास? एक तो आएगी एल्केन की, एक नेमिंग आएगी एल्कीन की, और एक नेमिंग आपके पास किसकी आएगी? एल्काइन की। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनकी नेमिंग आएगी एक तो आपके पास। सेकंड आपके पास आएगा यहाँ पे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो सर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मीनिंग कि अगर आपके पास एक फंक्शनल ग्रुप, इसको अपन Z से शो कर देते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप Z इज प्रेजेंट, आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो Z हाइड्रोकार्बन के साथ, तो उनको आप क्या कह देते हो? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहते हैं। इसमें भी नेमिंग जो है वो दो टाइप से होगी। इफ Z कंटेन कार्बन एटम, और सेकंड क्या रहेगा आपके पास? इफ Z यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है नॉट हैव एनी कार्बन एटम, एनी कार्बन एटम। नेमिंग जो है कॉमन नेमिंग सिस्टम है वो अपन कैसे करेंगे कि नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होगा कि जिसमें आपके पास कार्बन एंड हाइड्रोजन है, इसमें नेमिंग करेंगे एल्केन की, एल्कीन की और एल्काइन। सेकंड अपन करेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास कोई फंक्शनल ग्रुप Z प्रेजेंट है, कि जैसे आपके पास आ गया CH3Z, तो ये आपके पास क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, और ये आपके पास क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन। तो इनको आप क्या कह दोगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। अब जो ये फंक्शनल ग्रुप है, अगर उसके पास कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसका नॉमेनक्लेचर अलग होगा। अगर ये फंक्शनल ग्रुप Z इसके पास कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है तो उसका नॉमेनक्लेचर अलग होगा। सर जैसे कि मान लीजिए कि Z की जगह पर आपके पास हो COOH, फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट। इस Z की जगह पर आपके पास हो CH2, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट। इस Z की जगह पर आपके पास हो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसको अपन कहते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप, ये प्रेजेंट हो सकता है। ये या इस Z की जगह पर आपके पास C डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड प्रेजेंट हो सकता है। तो वो सारे फंक्शनल ग्रुप जिसमें खुद में कार्बन आइटम आते हो उसका नॉमेनक्लेचर अलग होगा। और इफ Z नॉट हैव एनी कार्बन आइटम, लाइक आपके पास OH आ गया, लाइक आपके पास ईथर आ गया, अल्कोहल आ गया, ईथर आ गया, हेलोजन आ गया, तो ये सारे इनका नॉमेनक्लेचर जो है वो अपन अलग तरीके से करेंगे। ठीक है ना? तो पहले अपन स्टार्ट करेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में अपन देखेंगे एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का, और उसके बाद अपन देखेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। उसमें भी दो तरीके हैं, उससे नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करेंगे, तब कहीं जाके कॉमन नेमिंग सिस्टम कंप्लीट होगा। और उसके बीच में भी एक और आएगा हाइड्रोकार्बन रेडिकल, है ना? तो उसको भी अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में। फर्स्ट नेमिंग ऑफ एल्केन। नेमिंग ऑफ एल्केन,
कौन सी नेमिंग है एल्केन की? कॉमन नेमिंग, कॉमन नेमिंग ऑफ एल्केन है ना। कॉमन नेमिंग सिस्टम से जो एल्केन की नेमिंग करते हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कॉमन नेमिंग सिस्टम। देखिएगा इसमें, इसको अगर आप डिवाइड करते हो एल्क प्लस आपके पास एल्क, आपके पास क्या होगा कि सर एल्क हमारे पास हो गया नंबर ऑफ, एल्क हमारे पास हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन किसके लिए आता है? फॉर सिंगल बॉन्ड, फॉर सिंगल बॉन्ड। मैंने आपको बताया था एल्केन का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। और एल्केन होता क्या है कि जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको आप क्या कहते हो? एल्केन कहते हो। तो यहाँ पे एल्क जो है उसका मीनिंग क्या रहता है? उसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। और एन जो है, एन का मीनिंग क्या रहता है? एन यूज करते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम, इतना आपको पता है कि अगर एक कार्बन हो, 1 कार्बन एटम हो तो आपके पास क्या आएगा? मैथ। 2 कार्बन एटम हो तो आपके पास क्या आएगा? एस। 3 कार्बन एटम्स हो तो आपके पास क्या आएगा? प्रोप। 4 कार्बन एटम्स हो तो आपके पास क्या आएगा? ब्यूट। 5 कार्बन एटम हो तो आपके पास क्या आएगा कि सर आएगा पेंट। 6 कार्बन एटम हो तो आपके पास क्या आएगा? हेड। 7 कार्बन एटम हो तो आपके पास क्या आएगा? हैप। 8 कार्बन एटम हो तो आपके पास क्या आएगा? ऑक्स। 9 कार्बन एटम हो तो आपके पास क्या आएगा? नॉन। और 10 कार्बन एटम हो तो आपके पास क्या आएगा? डेक। 11 हो तो अनडेक, 12 हो तो आपके पास डूडेक, ट्राइडेक, ऐसे आगे चलते रहेंगे। मैथ, एच, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेड, हैप, ऑक्स, नॉन और डेक, ये आपके पास किस पे डिपेंड करेंगे? ये नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिपेंड करेंगे। एल्क जो भी, जैसे आपके पास आ गया CH3, CH3 कितने कार्बन एटम है कि सर 2 है। 2 है तो क्या आ जाएगा? H और पीछे क्या आ जाएगा? N। तो क्या हो गया? इथेन। आपके पास आ गया CH3, CH2, CH2, CH3, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? तो सर 1 2 3 4, 4 है तो आपके पास क्या आ गया? ब्यूट। और यहाँ क्या आ जाएगा? एन, ब्यूटेन। एन क्यों आया? क्योंकि अपन एल्केन की नेमिंग कर रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है आपके पास? सिंगल बॉन्ड है, इसके कारण से ब्यूटेन। तो सर हमारे पास अगर ये हो CH3, CH2, 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 CH3, और नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम्स है। तो 7 को आप क्या लिखते हो कि सर हम लिखते हैं हैप, और यहाँ क्या आ जाएगा? एन, हेप्टेन। तो इथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, हेप्टेन हो गया। ये तो आपके पास किसकी नेमिंग हो गई? ये हो गई एल्केन की। किसकी नेमिंग हो गई? ये आपके पास एल्केन की। आगे देखिएगा, तो सर यहाँ तक तो प्रॉब्लम होगी कैसे? ये तो बहुत इजी है। यूज ऑफ प्रीफिक्स एन, आइसो एंड नियो। एन का मीनिंग होता है नॉर्मल, आइसो एंड नियो। देखिएगा जनरली मैं अगर बात करूं, अगर तो जो हाइड्रोकार्बन है उनको अपन 2 टाइप से भी और क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक आपके पास आता है ब्रांच और एक आपके पास आता है अनब्रांच। सर ब्रांच का मीनिंग क्या हो? ब्रांचेस, आप कोई भी ट्री हो वहाँ पे ब्रांचेस प्रेजेंट होती है। मेन आपके पास स्टेम हो गया, यहाँ से ब्रांच, यहाँ से ब्रांच, यहाँ से ब्रांच, यहाँ से ब्रांच। तो ऐसे ही अगर कार्बन की कोई एक स्ट्रेट चेन हो
स्ट्रेट चेन से अलग अलग दूसरी कार्बन की ब्रांचेस निकली हुई हो तो उस स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं ब्रांच। कि जैसे आपके पास आ गया CH3 CH2 CH CH3 CH3। तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन हो गया? ये हो गया ब्रांच का हाइड्रोकार्बन। अनब्रांच कौन सा हो गया? अगर आपके पास कार्बन की एक स्ट्रेट चेन हो CH3 CH2 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 CH3, ये आपके पास हो गया अनब्रांच, जहां पे कोई भी ब्रांच नहीं, कोई भी सिंगल कार्बन एटम जो है वो इस स्ट्रेट चेन से बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये तो कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? अनब्रांच। इसकी बात करें तो ये आपके पास जैसे स्ट्रेट चेन थी कार्बन की और यहाँ पे दूसरा कार्बन एटम आ रहा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे? ब्रांच। तो दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक ब्रांच होता है, एक आपके पास अनब्रांच होता है। अब जब कॉमन नेमिंग सिस्टम यूज करते हैं तो वहां पे नॉर्मल, आइसो एंड नियो ये प्रीफिक्स यूज होते हैं। कब होते हैं? जब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी कि अलग अलग आपके पास कंडीशन रहेगी। नॉर्मल के लिए अलग कंडीशन रहेगी, आइसो के लिए अलग कंडीशन रहेगी, नियो के लिए अलग कंडीशन रहेगी। तो आइए बात करते हैं कि कब नॉर्मल यूज करते हैं, कब आइसो यूज करते हैं और कब आप नियो यूज करते हैं। बात करें नॉर्मल की, ये कब यूज करते हैं? इफ अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन इज प्रेजेंट एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अगर आपके पास कोई भी अनब्रांच चेन है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4 है, 1 2 3 के लिए यूज नहीं करेंगे नॉर्मल, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास आ गया CH3 CH2 CH2 CH3, कोई भी ब्रांच नहीं निकले, सीधी सीधी स्ट्रेट चेन है आपके पास, तो इसका नाम अपन क्या लिखेंगे? ब्यूटेन ना लिख के अपन लिखेंगे एन ब्यूटेन। क्या लिखेंगे अपन? एन ब्यूटेन। आपके पास आ गया CH3 CH2 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 CH3, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। कोई भी ब्रांच है कि सर नहीं है? नहीं है तो उसका नेम क्या हो गया? एन पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन एटम प्रेजेंट थे चेन में और आपके पास सारे के सारे क्या थे? सिंगल बॉन्ड थे। कोई भी आपके पास डबल बॉन्ड नहीं है, तो आपके पास जो सफिक्स है वो क्या लगेगा? एन, और प्रीफिक्स क्या लगेगा? एन, यानी कि नॉर्मल। तो नॉर्मल कब यूज करेंगे, एन कब यूज करेंगे? कि अगर आपके पास अनब्रांच कार्बन चेन जो है वो अनब्रांच हो और आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 हो, 4 या 4 से ज्यादा। 3 में यूज नहीं करेंगे कि आपके पास प्रोपेन है कि सर हम इसको एन प्रोपेन कह देंगे, इथेन है तो हम इसको एन इथेन कह देंगे, मिथेन है तो हम इसको एन मिथेन कह देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखिएगा आगे, आइसो कब यूज करते हैं? आइसो, आइसो कब यूज करेंगे? आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच जो, और सेकंड आपके पास क्या हो? ब्रांच स्ट्रक्चर के साथ साथ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकंड कार्बन, प्रेजेंट एट द सेकंड कार्बन। अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकंड कार्बन। तो सर अल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं? मैंने बताया थे CH3 C2H5
C3H7 ये क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो रेडिकल्स हैं अपन सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये प्रेजेंट हो कहाँ पे, सेकंड नंबर कार्बन पे, कि जैसे आपके पास आ गया CH3 CH CH3 CH3, मैंने कहा इसका क्या नाम होगा, तो IUPAC नहीं लगानी यहाँ पे 1 2 3 कार्बन चेन 3 की है तो ये प्रोपेन होगा, ऐसा नहीं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। कौन सा ब्यूटेन होगा, सेकंड नंबर कार्बन पे क्या आ रहा है आपके पास, एल्काइल ग्रुप आ रहा है, इसको अपन कहेंगे आइसोब्यूटेन। तो अपन क्या कह देंगे, आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन कौन सा था, CH3 CH2 CH2 CH3, कोई भी ब्रांच नहीं थी, कोई भी आपके पास ब्रांच नहीं थी, तो इसको आपने कह दिया नॉर्मल ब्यूटेन यानी कि एन ब्यूटेन। यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। सेकंड पे आपके पास एल्काइल ग्रुप है तो आइसो, तो क्या नाम होगा इसका, आइसोब्यूटेन। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा CH3 CH, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 है तो क्या आएगा आपके पास, पेंटेन। कौन सा पेंटेन, आइसोपेंटेन। कौन सा पेंटेन आएगा, आइसोपेंटेन। मीन्स कि जो आइसो जो प्रीफिक्स है वो भी कब आप अप्लाई कर सकते हो, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, 4 हो, तब अपन आइसो प्रीफिक्स का यूज करेंगे। नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया, नेक्स्ट आपके पास आता है न्यू। थर्ड आपके पास आता है नियो प्रीफिक्स। ब्रांच स्ट्रक्चर हो, वहां पे 1 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट था, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट एट द सेकंड कार्बन। अगर 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सेकंड कार्बन पे तो अपन क्या यूज करेंगे, न्यू। यानी कि दोनों क्या होना चाहिए, अलग अलग, यानी कि C2H5 कर दिया, CH ऊपर CH3 और नीचे भी CH3 के। सर कैसे, देखिएगा CH3 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 CH3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5, सेकंड पे मिथाइल, सेकंड पे मिथाइल, तो अपन इसको क्या कहेंगे, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन कब लगेगा, नियो प्रीफिक्स जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो तो आप नियो प्रीफिक्स का यूज करोगे। जैसे सर और एग्जांपल, जैसे देखिएगा CH3 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 CH2 और CH3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 है तो क्या आएगा, हेक्सेन। सेकंड नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप, एक ऊपर एक नीचे, 2 मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ पे क्या आएगा, नियो हेक्सेन। 6 कार्बन एटम, सेकंड पे आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप, तो आपने इसको क्या कह दिया, नियो हेक्सेन। देखिए और एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे आपके पास आ गया CH3 CH2 कार्बन की वैलेंसी का ध्यान रखना है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 अनब्रांच है, कोई भी ब्रांच नहीं, 1 2 3 4 5 6 कोई भी ब्रांच नहीं है, तो आप इसको कहोगे एन हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, 6, 1 2 3 4 5 6 है तो आपके पास क्या आ जाएगा, हेक्सेन। सेकंड नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है, सेकंड नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो क्या आएगा, आइसो, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, आइसो हेक्सेन।
फिर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने 6, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने होगा 6 तो आएगा हेक्सेन। आगे क्या आ जाएगा नियो, क्यों सेकंड नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है उस पे क्या आ रहा है 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, ऊपर आ रहा है और आपके पास आ रहा नीचे, तो क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स नियो। एक आ जाए तो आइसो, अगर कुछ भी नहीं हो तो क्या करेंगे अपन नॉर्मल यानी कि एन, तो एन हेक्सेन, आइसो हेक्सेन और आपके पास कौन सा आ गया नियो हेक्सेन। नेक्स्ट क्लास में अपन एल्कीन और एल्काइन उनका नॉमेनक्लेचर सीखेंगे और उसके साथ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव और उससे पहले हाइड्रोकार्बन रेडिकल, कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल कौन कौन से होते हैं और रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, बाय।